अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद और आज के न्यूज़ रूम में हम मशहद की ज़बूहाली का जिक्र करेंगे। मशहद की बिगड़ती सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में नया मकीन तो आ गया है, लेकिन जनाब मशहद का जिन बोतल में बंद होने का नाम ही नज़र नहीं ले रहा। अगर हम कारोबारी रोज़ के आगाज़ की बात करें तो डॉलर ने निगरान वज़ीर आज़म को 300 रुपये की सलामी पेश की है। पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात करें तो कीमतों में आज फिर रद्दोबदल का इम्कान बताया जा रहा है। निगरान हुकूमत आवाम को महंगाई की आग से महफूज रखेगी, बचाएगी या जल्दी पर मजीद तेल डालेगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। लेकिन अगर हम आवाम की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो मईशत की सूरत हाल नज़र आ रही है, आवाम दुहाई देते ही नज़र आ रहे हैं। पहले हुकूमत पे बड़ी नज़रें थी, बड़ी उम्मीदें थी और अब निगरान वज़ीर आज़म पे तमाम तर नज़रें हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ उम्मीद बर आ जाए और सूरत हाल बेहतर नज़र आए, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन उन्होंने आज जो पहला इजलास किया है वो मईशत पर किया है, जबकि जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की फ्लक्चुएशन है वो बड़ी ख़तरनाक है, परेशान कुन है। लेकिन स्टिल पहला दिन है और पहला चैलेंज है, तो इस सिलसिले में आज पहला इजलास हुआ। IMF प्रोग्राम आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक गौर किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज FBR हुकाम, वज़ारत ख़जाना और दीगर जो मुआशी टीम है उसके साथ बैठकर इन सारे मामलात को डिस्कस किया है। जबकि ख़बर ये आ रही है कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी में कुछ तबादलों का भी इम्कान है और साथ ही साथ आज के दिन एक और अहम मामला जो निगरान वज़ीर आज़म की टेबल तक जाएगा वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना इजाफा करना है। तो डेफिनेटली पहला दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा, आसान, सहल नहीं रहा है, लेकिन स्टिल ये एक्सपेक्टेड था कि जो निगरान सेटअप होगा वो डेफिनेटली मुश्किल फ़ैसले लेगा और उसके इन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से आप और मैं हम सब मुश्किल में आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आज के दिन की हम डॉलर की सूरत हाल की बात करें तो इंटर बैंक में कारोबार का जब इख्तिताम हुआ तो इंटर बैंक में डॉलर 3 रुपये 2 पैसे महंगा हुआ और इस तरह इंटर बैंक में डॉलर 288 रुपये 49 से बढ़कर 291.51 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये पर बंद हुआ है। तो डॉलर की जो उड़ान है वो थमती नज़र नहीं आ रही और जैसे जैसे डॉलर की प्राइस में इजाफा हो रहा है इसी तरह दूसरी चीज़ों की प्राइस में भी इजाफा होगा और महंगाई में भी इसी तरह से इजाफा होता नज़र आ रहा है। जब निगरान वज़ीर आज़म का चुनाव करना था तो यही कहा जा रहा था और इस बात पे जोर दिया जा रहा था कि कोई मईशत दान हो जो कि मुल्क की मईशत को संभाले। अब जबकि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए हैं, गो कि उनके बारे में भी कहा जा रहा है बड़े अच्छे दानिश्वर हैं और ख़ासा वो भी इस तरह से एक्सपीरियंस रखते हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो मुल्क की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करेंगे और मईशत पर भी कुछ अच्छी और ख़ास तब्दीलियाँ हमें नजर आएंगी। उन्होंने लेने मुश्किल ही हैं और सख्त फैसले लेने। आज पहले दिन उन्हें डॉलर की फ्लक्चुएशन मिल गई, जबकि दूसरा बड़ा चैलेंज उनके लिए अब ये तय करना है कि पेट्रोल की कीमतें क्या होंगी, क्योंकि आज 15 तारीख है, आज रात से कीमतों ने बदलना है। तो खबर आ रही है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कि ओगरा, वज़ारत ख़जाना और वज़ारत पेट्रोलियम ने अपनी वर्किंग मुकम्मल की है और पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 9 रुपये 88 पैसे के इजाफे की एक्सपेक्टेशन है, जबकि डीजल की कीमत में 21 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। सेक्रेटरी ख़जाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत करने जा रहे हैं, जिसके बाद ये ऐलान कर दिया जाएगा और फिर यूँ नई कीमतों का इत्तलाक़ आज रात 12 बजे से हो जाएगा। तो 15 रुपये की खबर थी कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा और 20 रुपये का मुबेश डीजल में इजाफा होगा, लेकिन 9 रुपये की खबर है पेट्रोल की और 21 रुपये की खबर है डीजल में इजाफे की, जिस पर अभी मुशावरत होगी और फिर हतमी ऐलान होगा। जी हाँ, ख़त्मी ऐलान होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितना इजाफा हो सकता है। हमारे साथ इस पूरी सूरत हाल पे बात करने के लिए माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब और मलिक बोस्तान साहब मौजूद हैं। सबसे पहले हम खुर्रम शहजाद साहब का रुख कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद साहब, निगरान वज़ीर आज़म तो आ गए हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं उनके सामने, लेकिन मईशत को लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि उन्होंने इसको सर करना है। देखना है ये है कि अब उसमें सुरखरू हो पाते हैं या नहीं। लेकिन सर, आज की अगर हम सूरत हाल देखें तो डॉलर की प्राइस में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सर, कहाँ पे देख रहे हैं आप मईशत को? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे शो देने के लिए। देखिए, अभी तो निगरान हुकूमत आई है और अभी जो इनकी मुआशी टीम है उसके बारे में अभी अनाउंसमेंट हुई है, खासकर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है उनके बारे में, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज होंगे, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स होंगे, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग होंगे और जो की पोजीशंस हैं वो फुलफिल होंगी। उसके बाद एक प्रॉपर ECC जो है वो वजूद में आएगी, जो कि इनमें इन सबकी रिप्रेजेंटेशन होंगी। फिर वो एक स्ट्रैटेजी
मेरे ख्याल में डिस्कस ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे कि जो IMF का रिव्यू होगा नवंबर में उसे किस तरह से टेकअप किया जाएगा, उसके लिए जितने भी टारगेट्स होंगे वो किस तरह से पूरे किए जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा वक्त होगा। मुझे लगता है एक आध हफ्ते में या 2-4 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन जो है किसकी पोजीशन पे आ रहा है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद ही पता चल सकेगा कि किस तरह से इकोनॉमी आगे जा पाएगी। और मुझे लगता है कि इकोनॉमी अब थोड़ी रिलेटिवली स्टेबल है, बट इशू यही है कि जो फर्स्ट क्वार्टर चैलेंजिंग है, किस तरह से टारगेट्स हैं वो पूरे होंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टैक्स के टारगेट्स हैं, ग्रोथ के टारगेट्स हैं, उसके अलावा इन्फ्लेशन है, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स हैं। फिर पाकिस्तानी रुपी डॉलर के अगेंस्ट जो है वो नीचे जा रहा है, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं। और उसके अलावा जो इम्पोर्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि IMF की कंडीशन से ये भी कंडीशन है कि जो इम्पोर्ट्स होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुलेंगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि रुपी डॉलर की जो सही कदर है, रुपए की सही कदर आगे डॉलर के अगेंस्ट वो क्या होगी। तो मेरे ख्याल में ये आप देखने को भी आपको मिल रहा है, जैसे ही केयरटेकर गवर्नमेंट आई है तो आहिस्ता आहिस्ता रुपये मजीद जो है वो अपनी कदर खो रहा है। उसकी एक बड़ी वजह जैसे मैंने बताई कि जो हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं वो काफी ज्यादा मिकदार में करते हैं, तो उसकी वजह से जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं जो कि 85 तक चली गई, $85 पर बैरल, और उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट जो है वो महंगी हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो है आपके यहाँ जो ठीक है। और जिस तरह से आप खुर्रम साहब कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी सेट करने की ज़रूरत है, जब पूरी टीम सामने आएगी तो देखना यह है कि क्या स्ट्रेटजी उनकी जानिब से बनाई जाती है। मलिक बोस्तान साहब, डॉलर जो है उसने 300 का हिस्सा अबूर कर लिया है, सर कोई आपको स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आइंदा आने वाले दिनों में, या इससे भी आगे जाता नज़र आ रहा है? आज तो बेचारों का पहले दिन ही वो कहते हैं ना, सर मनाते ओले पड़ जी। तो 12 लाख फील्डिंग होनी है, खिलाड़ी सेट होने हैं, टाइम तो लगेगा, टाइम तो देना पड़ेगा आपको। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब अनवार उल हक साहब बड़े ये मंजे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और सेनेटर भी हैं, सियासतदान भी हैं, और वो बड़ी उनसे उम्मीदें हैं कि वो इसको मुश्किल हालात में पाकिस्तान को इस बमन से निकालेंगे। तो अभी यकदम उन पर तनकीद करना या उन पर मैं समझता मुनासिब नहीं है। सर अभी तो हम तनकीद नहीं करें, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि क्या आपको स्टेबिलिटी नजर आ रही है, क्या वजूहात थी डॉलर की प्राइस? इस वक्त जो डॉलर का रेट बढ़ा है और सारी चीजें, उसकी बुनियादी वजह तो IMF का वक्त है जो कि अगले महीने आना है, और $1 अरब की हमें किस्त भी मिलनी है स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत। वो हुकूमत पूरे वादे जो किए हैं उनको वफा करना चाहती है, और मैं समझता हूँ IMF का पहला मुतालबा यही था कि आप जितनी भी इम्पोर्ट है उसको फ्री हैंड दें। तो ज़ाहिर है इम्पोर्ट को जब फ्री हैंड देगा तो डॉलर की डिमांड आएगी तो रेट बढ़ेगा, और जब डिमांड खत्म होगी तो गिरेगा भी। पहले भी 320 से कम हो गए, 270 गए, अब भी अगर बढ़ेगा तो वापस भी जा सकते हैं। हमारी ड्यूटी तो ये है कि इसको इंटरबैंक और फ्री मार्केट को 2% से ऊपर ना जाने दें। उसमें हमें अल्लाह का शुक्र हम कामयाब हैं। एक वक्त में 40 रुपए का फर्क था, आज अल्लाह का शुक्र है सिर्फ 7 रुपए का फर्क है। तो ये चीजें होती रहती हैं जब फ्री मार्केट फ्लोट करेंसी में, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। आवाम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पैनिक में बाइंग ना करें, वक्ती तौर पे डॉलर का रेट करके फिर गिरेगा भी सही। और ये जितने भी फंड हैं जो IMF ने रोके हुए थे, और दूसरे वर्ल्ड बैंक ने, एशिया बैंक ने, इस्लामी बैंक ने $8 अरब देने हैं, तो ये भी अब आ जाएंगे इस किस्त के साथ ही। तो हुकूमत की जो है इस वक्त आपके सामने पूरी कोशिश कर रही है कि इकानमी को बेहतर करने के लिए अपनी मादनियात को, जो कि बड़े ज़ेर ज़मीन खजाने थे, उनको एक्सपोर्ट किया जाए, और एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, और पूरा एक ट्रेड बना दिया गया उस पर। मारीन और पूरे लोग IT के जितने भी एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट हैं उनका हायर कर लिया गया, और पूरी फौज जो है पूरा डिवीजन एक हेड कर रहा है जो जनरल है। ठीक है मलिक बोस्तान साहब, आप तो खासे पूरी उम्मीद नज़र आ रहे हैं, और आवाम को भी आप ये कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, और जो आने वाला वक्त है उसमें डॉलर की प्राइस में आपको ऐसा लग रहा है कि ये कमी होगी। खुर्रम साहब, आपकी जानिब आती हूँ, अगर डॉलर के साथ साथ हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की, तो इम्कानात हैं कि आज प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा। सर गरीब आवाम जो कि पहले से पिसी हुई है महंगाई के भंवर में, सर किस तरह से निकलती नज़र आ रही है, और क्या इकदाम आपको लगता है कि लेने चाहिए? देखिए, एक तो बात ये कि ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं और आपका रुपया भी जो है उसकी कदर में कमी हुई है, तो मुझे लगता है कि कीमतें तो मजीद बढ़ सकती हैं, जो पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की, पेट्रोल की। और अब IMF प्रोग्राम में आप हैं तो ऑप्शन तो कुछ है नहीं, और केयरटेकर गवर्नमेंट भी है, तो मेरे ख्याल में ये इसका एक मैंडेट ये भी है कि IMF प्रोग्राम को सही से चलाए और उनकी कंडीशंस को पूरा करे। दूसरी तरफ ऑफकोर्स जो जहाँ तक गुर्बत का ताल्लुक है, महंगाई का ताल्लुक है, वो तो देखें गवर्नमेंट का जो भी मैंडेटेड गवर्नमेंट होती है उसका ये काम होता है कि वो बेसिक्स की प्रोविजन करे, यानी कि जो बेसिक्स हैं जिसमें
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जिसमें आपके गंदम है, चीनी है, आटा, दाल, चावल, ये सब चीजें इनकी सप्लाई को बेहतर बनाए, मार्केट्स को एफिशिएंट करे, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, इम्पोर्ट्स में जो है ट्रांसपेरेंसी हो, इम्पोर्ट्स वक्त पे करे, ताकि जो है एक आम आदमी को जो कीमतें हैं इन बेसिक अशिया खुदनोश की वो सही मिल सकें और कम मिल सकें। तो बात ये कि गवर्नमेंट का ये काम है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि महंगाई को कंट्रोल करे, कम करे। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिस पे पैसे का जो कंट्रोल करता है वो स्टेट बैंक है। सेंट्रल बैंक किसी भी दुनिया का जो सेंट्रल बैंक होता है वो हमेशा कीमतों को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है अपने टूल्स की वजह से, चाहे वो शरह सूद हो, चाहे दूसरे तरीके हों, जिसकी वजह से वो मार्केट में रुपया जो या कोई भी करेंसी उसकी बहुतात होती है, उसकी सप्लाई में इजाफा होता है तो कीमतों में इजाफा होता है। तो उसे कंट्रोल करना, उसका काम बहुत बड़ा है। तो देखना होगा सेंट्रल बैंक किस तरह से इसको जो है कंट्रोल करता है। आने वाले दिनों में शरह सूद बढ़ाता है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि एक तरफ अगर महंगाई कंट्रोल करने की बात की जाए वो बहुत लॉन्ग टर्म में जाके होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो मेजर इशू है वो ये कि आपकी इंडस्ट्री जो है मजीद बैठ जाती है और वो फिर उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। फिर आपके साहब, यानी एक प्रॉपर विजन की ज़रूरत है और प्रॉपर स्टेप्स जो है उन्हें लेना होगा अगर हम चाहते हैं कि मईशत को कंट्रोल किया जाए और आवाम की जो सूरत हाल है उसमें कुछ बेहतरी आ सके। मतलब कि आवाम जो कि पहले से महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, उन्हें बड़ी कुछ उम्मीदें नज़र आ रही थी कि अगर नया सेटअप आता है या IMF से डील हो जाती है तो हमारे लिए कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि सर आवाम के लिए तो बेसिक जो ज़रूरियात हैं उनका पूरा होना ज़रूरी है। उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है कि IMF से कितने पैसे आ रहे हैं, कहां कहां लग रहे हैं। तो सर आवाम की बेहतरी के लिए आपको क्या लगता है कि जो निगरान हुकूमत है उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या इकदामात उनको लेने की जरूरत होगी? देखो जी, हुकूमतों के पहले तो ये रवायत रही, जब भी ये उसमें रुपया डिवेल्यू हुआ, हर चीज की कीमत बढ़ी है, अल्लाह करे ये इस रवायत को तोड़ दे। और मैं समझता हूँ जिस तरह डॉलर बढ़ेगा तो ज़ाहिर है महंगाई भी बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा तो कास्ट बढ़ेगी, तो उसमें तो फिर कहना है पेट्रोल और डॉलर की कीमत बढ़ा के हम महंगाई कम करेंगे तो किसी दीवाने का ही ख्वाब हो सकता है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को पहले इस पे भी जो है आते सारी जो मैं समझता हूँ कि नई जो पहले मायदे हैं उनको पूरा करने के लिए हुकूमत हर हालत में उसको ओबे करना है। क्योंकि सर निगरान हुकूमत जो होती है उस पर अवामी दबाव तो होता नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था वो हुकूमत जो इससे पहले थी और साबका जो हुकूमतें थी वो भी इस पूरी सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम ही नजर आई हैं। देखो ये मैं वही चीज में दोहरा रहा हूँ आप वाली कि इसमें निगरान हुकूमत किसकी जवाबदेही, ना तो उन्होंने वोट लेने हैं, ना सामने जवाब सियासी हुकूमतों को तो ये सारे वोट भी लेने होते हैं और आवाम के सामने जवाबदेह भी होना पड़ता है। तो जो सख्त फैसले हैं ये कर जाएं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर जाते हैं तो मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को जो जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, वैल्यू एडेड में नहीं जाएंगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो फिर किसी दीवाने का ख्वाब ये काम तरक्की कर जाएंगे। पहली दफा फौज ने इंटरवीन किया और उसने फैसिलिटेशन का रोल अदा किया। मैं समझता हूँ फौज पे बड़ी उम्मीदें हैं, तो उम्मीदें हैं कि इस दफा जो है ये उम्मीदें बरहा होंगी और पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा। ठीक है सर, यही उम्मीद की जा रही है कि मईशत कुछ थोड़ी सी बेहतर हो ताकि जो आवाम है उसकी मुश्किलात में कुछ आसानियाँ आए। खुर्रम शहजाद साहब, मलिक बुस्तान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे थे और मईशत की जो ज़बूहाली है और बिगड़ती सूरत हाल है उस पर हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि डॉलर की प्राइस में भी इजाफा हुआ है और आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। ऐसे में जो सूरत हाल है वो खासी बुरी नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह से मलिक बुस्तान उबैद बता रहे थे कि हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, डॉलर की प्राइसेज जैसे इंक्रीज़ हुई हैं, उम्मीद है कि इस उम्मीद पे हम चले आ रहे हैं। बस 150 रुपये से पेट्रोल जो है वो 300 रुपये का हो गया। उम्मीद ही है, उम्मीद का क्या जाता है। बहरहाल जी, निगरान वज़ीर आज़म जो है वो अपनी काबीना की तश्कील के लिए भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, सारे ही उम्मीद से हैं, तो वो इस उम्मीद पर मुशावरत कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से मुशावरत हो रही है। मुख्तलिफ शोबाजात के जो माहिरीन हैं, साबिक़ ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनसे रब्ते किए जा रहे हैं और पहले मरहले में 10 से 12 वज़ीर जो हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि काबीना जो है वो इब्तदाई तौर पर 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, लेकिन इसका जो कुल हजम होगा या कुल तादाद होगी वो तकरीबन 20 के करीब होगी। फैसल वावडा का नाम आ रहा है, मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी का नाम आ रहा है, शाहिद आफरीदी का नाम आ रहा है, कारी सदाकत अली हैं, आहद चीमा हैं, मुश्ताक सुखेरा हैं, मोहम्मद अली दुरानी के नाम है। इसके अलावा जलील अब्बास जिलानी हैं, अबसार आलम हैं, सलीम साफ़ी, हामिद मीर हैं, हफीज़ शेख का भी नाम है, गौहर एजाज़ का भी नाम है, जबकि वजारत दाखिला के लिए शुएब सडल फेवरेट हैं और एहसन भून जो हैं वो भी एक उम्मीदवार हैं वजारत के, जबकि सरफराज भुगटी भी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, जबकि जुल्फ़िकार चीमा का नाम है, फिर शमशाद अख्तर भी हैं, रज़ा बाकिर का नाम भी दोबारा आना शुरू हो गया है, इश्तर औसाफ हैं, जुगनू मोहसिन साहिबा हैं, आयशा रज़ा फ़ारूक हैं, मुज़फ़्फ़र रांझा हैं और सितारा अयाज़ के नाम भी इस वक्त
ज़ेर गौर हैं। तो अब इब्तदाई 10-11 वज़ीर या 12 वज़ीर कौन होंगे, इसका हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। बिल्कुल इंतज़ार भी करना होगा, लेकिन इब्तदाई खबरें क्या आ रही हैं शहर इक़्तिदार से वो जान लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा क्या खबरें हैं, काबीना में कौन कौन से नाम शामिल होंगे? डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद आदिल साहब, क्या खबरें हैं, काबीना में कौन से नाम हैं जो कि शामिल होने जा रहे हैं? देखें, अभी तक तो जैसे प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है वो सीगा राज में रखा गया था और अचानक आया था, तो इसी तरह कैबिनेट के भी नाम जो हैं वो अभी तक इसी तरह हैं। अभी जो हम मीडिया पे जो बहुत सारे नाम चलते हुए देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारों लोगों को मेरी उनसे बात हुई है, उनको अभी तक कोई ऐसा राब्ता नहीं किया गया। अच्छा। अपने अपने सोर्स से लोग अपने ख्वाहिशात को नज़र रखते हुए, ताल्लुकात को रखते हुए जो है वो मीडिया पे अपने अपने नाम इन करवा रहे हैं ताकि कोई हाइप क्रिएट हो सके, शायद किसी की नज़र पड़ जाए। कुछ लोगों को का दावा भी है कि उनको कहा गया है कि वो इस्लामाबाद से जो है वो ना जाएं, इस्लामाबाद में रहें। तो कभी इम्कान तो यह है कि आज रात तक या कल हर हाल में जो है जो इब्तदाई जो इनिशियल जो बेसिक जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर नाम फाइनल हो जाएंगे, जिसमें वजारत ख़जाना जो है वो टॉप है, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री है। आदिल साहब, यही बात मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जिस तरह से निगरान वज़ीर आज़म बड़े इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद काबीना में जो निगरान वज़ीर ख़जाना होंगे वो बड़े अहमियत के हामिल हैं, तो उनके हवाले से क्या खबरें हैं, कौन कौन से नाम हैं और कौन फेवरेट अभी तक समझा जा रहा है? देखिए, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। हफीज़ शेख का नाम है, लेकिन अब कुछ और नाम भी जो है वो वज़ारत ख़जाना के उम्मीदवार हमें नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर का नाम नज़र आ रहा है, जो नेशनल बैंक के साबिक प्रेसिडेंट रहे हैं। और अच्छा, मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सरफराज बुगटी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, केयर टेकर सेटअप जो है उसमें आपका नाम भी लिया जा रहा है, तो आप तक क्या इत्तलात हैं, क्या काबीना में हम आपको भी देखेंगे? देखें दीदी, अभी तक किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। ये सब जितनी मीडिया में चल रही है, ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का ब्लंड है, और ये बिल्कुल भी इस तरह की कोई कंसल्टेशन अभी तक कहीं नहीं हुई है। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने कल ओथ लिया है, आज उनका फर्स्ट डे था ऑफिस में, तो वो अब कंसल्टेशन शुरू करेंगे। और ये मीडिया में जितनी स्पेकुलेशंस हैं, मेरे ख्याल से तो ये सारी फेक है जी, क्योंकि अगर जहाँ मेरा नाम लिया जा रहा है तो मुझसे तो आज तक किसी ने ना इस सिलसिले में बात की है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो है दोनों फैलाई जा रही है। अच्छा, तो सरफराज साहब चलें, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी तक आपसे डिस्कस नहीं किया है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमसे आप जानने की आप कोशिश करेंगे कि अगर आपका नाम लिया जा रहा है और अगर आप काबीना में शामिल हो जाते हैं तो कौन सी काबीना है जिसमें आपको फिट किया जाएगा। आदिल साहब, जिस तरह से सरफराज बुगटी साहब हमें बता रहे थे कि ये सारी चहमगोइयाँ हैं, अभी र्यूमर्स हैं, और जिस तरह आपने भी बताया कि बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि लिए तो जा रहे हैं लेकिन अभी तक उनसे कॉन्टेक्ट भी नहीं किया जा रहा, तो क्या वजह है ये र्यूमर्स फैलाने की? वही कि एकदम से सरप्राइज मिले और काबीना भी ऐसे ही बने जैसे निगरान वज़ीर आज़म साहब अचानक से आ गए थे? बिल्कुल ऐसे ही है। जो बड़ी महदूद और टेक्नोक्रेट्स जिनकी जो सलाहियत है अपने अपने शोबों में उन काम को करने की, तो उन लोगों पर फोकस ज़रूर है। बहुत सारे लोग शार्टलिस्ट हुए हुए हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, सरफराज बुगटी साहब का भी नाम उसमें है ज़रूर, लेकिन अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे लोग, मैंने फर्दन बहुत सारे जो लोग हैं उनसे बात की है, जिसमें उनको कुछ लोगों का दावा है, मैं अभी भी उनके इस दावे को कह रहा हूँ कि वो उनका ख्याल, उनको कहा गया है कि आप इस्लामाबाद में रहें, लेकिन मेरे ख्याल में जो नाम इस टाइम मीडिया पे चल रहे हैं उनमें से कुछ शायद कोई एक आध नाम उसमें से हो। अब बाकी सारी जो है वो कैबिनेट जो है वो बिल्कुल अनसीन, यानी कि जो अभी तक नहीं है, उनमें से कोई होगी। जैसे इंटीरियर के हवाले से जो आप अभी सरफराज बुगटी साहब से पूछ रही थी, तो इंटीरियर बेसिकली वजारत ख़जाना के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है वो वजारत दाखिला है। सरफराज बुगटी साहब का नाम भी जो है वो इंटीरियर के हवाले से लिया जा रहा था, लेकिन इंटीरियर के लिए और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ख्वाहिशमंद हैं। आप देखते हैं कि ये जो वजारतें हैं, वो जो इम्पोर्टेंट वजारतें हैं, वो किस किस को दी जाती हैं, और कुछ लोगों को
कि कुछ फरमाइशों पर, कुछ सिफारिशात पर हो सकता है कि एडजस्ट किया जाए, लेकिन वो उनके पास वो वजारतें, जो बड़ी वजारतें हैं, वो उनके पास यकीनी तौर पर नहीं होंगी। अच्छा आदिल तो साहब, अभी आपको तो नहीं मेरा लगता ख्याल है कि कि जो आज निगरान सेटअप बनने जा रहा है, बहुत से चैलेंजेस होंगे इनके लिए जो कि इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो इतना आसान इनके लिए नहीं होगा कि निगरान सेटअप में आएँ और आसानी से मुल्क को चला लें, क्योंकि जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, खासे मुश्किल हालात लग रहे हैं। देखें, दो वजारतें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वजारत ख़जाना और एक इंटीरियर। चूँकि इंटीरियर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मुल्क में आइंदा इलेक्शन होने हैं। वजारत ख़जाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मईशत की सूरत हाल सबके सामने है। डॉलर, आप देखें कि आज नए प्राइम मिनिस्टर का पहला दिन था, वर्किंग डे था, तो आज पैनिक बाइंग हमें मार्केट में नज़र आई। डॉलर जो है लोगों ने मार्केट से उठाना शुरू कर दिया। और आदिल साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दो वजारतें इंपॉर्टेंट है, इस तरह से निगरान सेटअप भी इसलिए इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है क्योंकि 90 दिन से ये बढ़ता नजर आ रहा है। मतलब ये 90 दिन के लिए नहीं है, बल्कि एक्सपेक्टेड है कि इसकी जो मुद्दत है वो आगे चली जाए। जी जी बिल्कुल, वो डिपेंड करता है। मैं तो ये अभी जैसे मैंने कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासत है, जमहूरियत है और इलेक्शन है, वो जो है इलेक्शन कमीशन की मरहून मिन्नत है इस वक्त। सारा सूरत हाल जो आज जिस तरह जो है हल्का बंदियां ताखीर का शिकार होंगी, पाकिस्तान में जो पैनिक है, जो पॉलिटिकली भी पैनिक है, इकोनॉमिक की सूरत हाल भी पैनिक है, तो मजीद इसमें पैनिक होगा। तो जितनी जल्दी पाकिस्तान की मईशत और सियासत, चूंकि चोली दामन का साथ है, अगर पाकिस्तान की चोली दामन का साथ है, और इसीलिए जो वजारत खजाना और इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी सिलसिले में जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने आज मुशावरत भी की है, इजलास भी उन्होंने चेयर किया है, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वो अपनी टीम को फाइनल कर लें। बहुत शुक्रिया एडिटर नॉट्स मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे निगरान वज़ीर आज़म का चुनाव तो हो गया है, लेकिन निगरान काबीना में अब कौन कौन शामिल होगा ये अब देखना होगा। और अब दिन भर की 20 अहम खबरें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान राम कमाल की मुलाकात, बलूचिस्तान के सियासी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला सिंध की तक़रीब हलफ बरदारी मुलतवी, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। इलेक्शन की तैयारियां, मरियम नवाज मुतहर्रिक, यूथ विंग के ओहदेदारों का तंजीमी इजलास, खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला के लिए यूथ कोऑर्डिनेटर्स के ओहदों के लिए इंटरव्यू किए गए। चेयरमैन पीटीआई की 3 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना कान्हा में 2 और थाना बारा कहू में 1 मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल शहरियार आफरीदी को पेश करने का हुक्म, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद एसएसपी ऑपरेशंस को इख्तियारात से तजावुज पर शो कॉज नोटिस जारी। परवेज इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर, लाहौर की एहतसाब अदालत ने पीटीआई रहनुमा को नैब के हवाले कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत की मजम्मत, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। वजारत खजाना ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी, थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ पेमेंट देगी। मर्दान में जायदाद का तनाज़ा 4 जाने ले गया, रशीदाबाद में फायरिंग से मां और 3 बेटे जान बहक, लाशें मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। लाहौर में ख्वाजा सरा का मुबैना तशद्दुद, रिक्शा ड्राइवर जान बहक, रिक्शे में सवार मुसाफिरों से पैसे मांगने पर झगड़ा हुआ था, पुलिस ने ख्वाजा सरा को गिरफ्तार कर लिया। कराची में डाकुओं ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी, लियाकताबाद पुल के करीब दिन दहाड़े डकैती की वारदात, डाकू नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। रावलपिंडी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में खातून से मुबैना ज़्यादती का मामला, मुलजिम की मुआवनत करने वाले एक्सरे टेक्नीशियन को मुअत्तल कर दिया गया। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, मुलाजमीन की बेवाओं को 32,000 रुपये वजीफा देने का फैसला, शुहदा के बच्चों को गैर मुल्की स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी।
गुलकार असद अब्बास तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। असद अब्बास गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। पाकिस्तानी हुकूमत ने फ़नी खिदमात पर उन्हें तमगाए इम्तियाज से भी नवाजा था। भारतीय यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में शटडाउन हड़ताल। श्रीनगर, हिंडवारा और पूंछ समेत कई अजला में घरों पर स्याह परचम लहराए गए। डोनाल्ड ट्रंप पर जॉर्जिया के इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जाम पर फर्द जुर्म आयद। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये चौथा मुजरिमाना मुकदमा है। मैं गद्दार नहीं, भारतीय मीडिया किरदार कुशी कर रहा है। मेरे बारे में मस्बत सोच और पैगाम फैलाएं। पाकिस्तान आकर पसंद की शादी करने वाली अंजू ने वीडियो बयान जारी कर दिया। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब की, जिनको सिंध का निगरान वज़ीर आला नामजद किया गया है। जस्टिस मकबूल बाकिर आज हल्फ बर्दारी की तकरीब उनकी होनी थी, लेकिन अब मुलतवी कर दी गई है। अब वो कल बतौर निगरान वज़ीर आला सिंध अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। निगरान वज़ीर आला की जिम्मेदारियां संभालने तक सैयद मुराद अली शाह इस ओहदे पर मौजूद रहेंगे। मकबूल बाकिर का कहना है कि मुश्किल हालात में ये बहुत अहम जिम्मेदारी है। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मिलकर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर इत्तेफाक किया। आज उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाना था, लेकिन अब यह हलफ बर्दारी की तकरीब कल तक के लिए मुलतवी की गई है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर हैं कौन, इनकी प्रोफाइल भी आपके साथ शेयर करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कराची में पैदा हुए और इन्होंने जो जामिया कराची है वहाँ से LLB किया। 1981 में वकालत से मुंसलिक हुए। साल 2002 में सिंध हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। साल 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। 2013 में मकबूल बाकिर दहशतगर्द हमले में जख्मी भी हुए। जी हाँ, 2015 की बात करें तो मकबूल बाकिर सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। मकबूल बाकिर 4 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर्ड हुए और अब निगरान वज़ीर आला सिंध के तौर पे उन्हें नामजद किया गया है। आज उनकी हलफ बर्दारी होनी थी, लेकिन अब ये मुलतवी हो गई है। कल बाकायदा तौर पे वो हलफ भी उठा लेंगे और सिंध के नामजद निगरान वज़ीर आला के तौर पे कल वो बाकायदा तौर पे हलफ भी उठा लेंगे। यकीनी तौर पर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर जो हैं अब सिंध के निगरान वज़ीर आला, वो ये कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मुआवनत है वो हम करें। इंतखाबात बेहतर माहौल में हो, इंतखाबात के बेहतर इनेकाद के लिए तमाम इदारों से राब्ते भी करेंगे। तालीम, सेहत और अमन व अमान की बहाली के लिए कोशिशें करेंगे। नजीब नाइट से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब ने गुफ्तगू की है, आप भी देखिए। जी बिल्कुल, हम नामजद वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर साहब के पास मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जनाब बताइएगा कि एज ए वज़ीर आला आपकी तरजीहात क्या होंगी? जी, जिस तरह मैंने दूसरे हज़ार से भी अर्ज़ किया कि पहली तरजीह तो यकीनन और पहला फ़र्ज़ तो यकीनन इन इलेक्शन के इनकाद में इलेक्शन कमीशन से ताउन करना और उनको कानून और आइन के मुताबिक जो उनकी ज़रूरियात हैं और जो कि एक इंटरिम गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो पूरी करना। एज ए पब्लिक सर, आप क्या समझते हैं, कौन सी चीज़ें जो आपके मैंडेट में आती हैं आप समझते हैं उन पर काम हम कर पाएंगे या करेंगे? देखिए, तो डे टू डे अफेयर्स हैं, उनको तो बहरहाल देखना ही है। फिर जो भी बेहतरी ला सकें, लोगों की ज़िंदगियों को जितना हम आसान बना सकें अपने दायरे में रहते हुए, इसमें सिविक एमेनिटीज़ हैं, सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्ट है, पानी, बिजली, गैस है। यही चीज़ें हैं जिनके बारे में, जिनके हवाले से कुछ काम हो सकता है। अगर मुमकिन हो सका थोड़ा एजुकेशन की तरफ तवज्जो देंगे। जी बिल्कुल, नामजद वज़ीर आला सिंध का यही कहना है कि इलेक्शन के हवाले से तमाम जो इदारे हैं उनसे ताउन होगा और कोशिश यही होगी कि बेहतर अंदाज में इलेक्शन हो पाएँ। तो नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू आप सुन चुके हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमें खालिद सुल्तान साहब ज्वाइन करें, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत मुबारक हो आपको, आप लोग एक नाम पर इत्तेफाक कर गए। अब काबीना के लिए यकीनी तौर पर आप लोग जोर लगा रहे होंगे। ये काबीना में सियासी जमातों की दिलचस्पी की वजह कहीं ये तो नहीं कि इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे आप लोगों को? एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस मौजू पे मौक़िफ़ लेने के लिए मुंतखब किया। और जस्टिस साहब का जो नाम है, बाकर साहब का, ये एक मोतबर नाम है और इनका किरदार बेदाग रहा है और अदलिया के नाम को बुलंद करने का सबब रहा है। और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा चल रही थी, उस ज़माने में दहशतगर्दों को जिस तरह बेबाकी के साथ
करार वाकई सजा दी, जिसके नतीजे में आप पे हमला भी किया गया। अल्लाह पाक ने उनसे ये काम लेना था आज, जो उस वक्त भी लोग कह रहे थे अल्लाह ने जिस तरह उनको बचाया, पूरी गाड़ी तबाह हो गई थी और एक खंबे की आड़ की वजह से अल्लाह पाक ने इनको बचाया। ये कराची के बेटे हैं और इन्होंने हमेशा इंसाफ की सरबुलंदी के लिए काम किया है। तो हम यकीन रखते हैं कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें भी जो भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने की सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के लिए मामलत कर सकेंगे। नहीं, अभी तो आप आइंदा आने वाले दिनों में सबसे पहले एतराज़ इस इंतखाबी अमल पे जो हदबंदी है उस पर उठा देंगे, वहाँ से आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप नहीं समझते कि बहुत अर्ली है ये कहना कि साफ शफाफ इंतखाबात, बाद में आप ही कह रहे होंगे कि ये मुनसिफाना इंतखाबात नहीं थे? नहीं, देखें, हमारा तो हमेशा मुतालबा रहा है कि जब तक हल्का पहले तो सबसे पहले मर्दमशुमारी के सिलसिले में हमारा बहुत बड़ा सेंस था जो अल्लाह के फजल व करम से माना गया, और पाकिस्तान में 5 साल पहले जो है वो मर्दमशुमारी हुई, जिसके नतीजे में आपने देखा कि गो के पूरी आबादी तो उस तरह नहीं बढ़ पाई कराची की, जो कि 3 करोड़ से तजावुज़ करती गई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अश्क हुई। मुताक़ ने जिस तरह उसके लिए काविशें की, कोशिशें की, और जिस तरह दिन रात काम करके पूरी कामिया से, हुकूमत से, और ठीक है वो मौक़िफ़ सबके सामने है। अब निगरान काबीना में आप अपना कितना हिस्सा मांग रहे हैं खालिद साहब? जी, निगरान काबीना में आप अपना कितना हिस्सा मांग रहे हैं? मैं इसलिए ये तरीके से वजाहत करना चाह रहा हूँ कि वो जो कामयाबी हुई है, हाँ। और ये खाली कराची के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है कि बेहतर एक मर्दमशुमारी सामने आई है, जिसके नतीजे में नई हल्का बंदियां होंगी। और जो आज भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है सिंध की कुछ नशिस्तों के हवाले से, कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हल्कों को सही किया जाए, लेकिन तो पूरे पाकिस्तान की हल्का बंदियां नए सिरे से होंगी, और हम ये तवक्को रखते हैं फेडरल जो अभी तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है खालिद साहब। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, आप निगरान काबीना में अपना हिस्सा कितना मांग रहे हैं? कितने वजीर चाह रहे हैं आप? देखिए, हम तो कोई हिस्सा हमने मुकर्रर नहीं किया है, और ना हम इसको यकीन रखते हैं कि इसको कोई अपना हर वक्त हिस्से की बात की। हम तो पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात करते हैं। चलें, इस्तेकाम के लिए तो इस्तेकाम में पाकिस्तान वाले भी आए हुए हैं खालिद भाई। मैं ज़रा तैमूर तालपुर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। तैमूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कमर जमान कायरा साहब की तजवीज़ थी कि कोई सियासी शख्सियत होनी चाहिए निगरान वज़ीर आज़म, और एक सियासी शख्सियत जब लगी तो हमने कायरा साहब से बात की। उन्होंने कहा मेरी तशफ़ी ये है कि एक सियासी शख्सियत जो है वो निगरान वज़ीर आज़म है। आपने अपने सूबे में जहां आप डोमिनेट कर रहे थे गेम को, वहां सियासी शख्सियत नहीं लगाई, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बड़ी क्लियरली जरदारी साहब ने डायरेक्शंस दिए थे वो ये थे कि जो भी आएगा शख्स, चाहे वो केयर टेकर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हमारा केयर टेकर का, ही हैज़ टू बी न्यूट्रल। न्यूट्रलिटी होनी चाहिए उसे। न्यूट्रलिटी मैं समझता हूँ बाकर साहब से ज़्यादा शायद किसी में भी नहीं होगी, और एक ऐसा नाम है जिसको अपोजिशन ने, गवर्नमेंट ने, दोनों ने बड़े आराम से मान लिया। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वेल नोन है, और मैं समझता हूँ इससे बेहतर चॉइस सिंध के लिए इलेक्शन कराने के लिए नहीं हो सकती थी। और मैं समझता हूँ कि बाकर साहब जिन कानून और असूलों के तहत अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये 3 महीने भी इसी तरह गुजारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये 3 महीने ही होंगे? आप श्योर हैं इस बात पे? हमारी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन जो है अपने आईनी मुद्दत के अंदर हो। हमने तो रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन को कि 60 डेज के अंदर इलेक्शन करा के दें, पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो हमारे बस में नहीं है, हम 60 दिन में नहीं करा सकते, हम 90 दिन के अंदर कराएंगे। और जब सेंसस भी हमारा CCI में आया था अंडर डिस्कशन, तो तब भी हमारे साथ यही अंडरस्टैंडिंग थी कि कोई इतना पेचीदा काम नहीं है, और इसको 90 डेज के अंदर हम पूरा कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। तो आई एम वेरी होपफुल कि वैसे ही होगा। अच्छा, नहीं, इसमें तालपुर साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक कोई तारीख नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा कि वाज़ेह तारीख तो दी नहीं गई है, एक ओपन फील्ड है जिसमें तारीख नहीं है। आपका अंदाज़ा है 90 दिन या 60 दिन, लेकिन कई लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये 120 दिन में भी नहीं हो रहे। मैं समझता हूँ इतना टाइम तो नहीं लगेगा, पर 4 महीने का बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है हल्का बंदियों का, हदबंदियों का। देखिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जो बताया गया था कि सीट्स जो हैं वो डिसेंबल नहीं हो रही हैं, सीट्स वो ही रहेंगी। तो लेकिन सर डीलिमिटेशन तो होगी ना तालपुर साहब? डीलिमिटेशन होगी, पर सीट्स को आगे पीछे नहीं करेंगे। तो डीलिमिटेशन अगर ये चाहें तो 90 दिन के अंदर कर सकते हैं, पर हमारी भी यही डिमांड है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द तारीख पॉसिबल डेट अनाउंस कर देनी चाहिए ताकि ये अनसर्टेनिटी खत्म हो। विफाक में सियासी बंदा और सिंध में न्यूट्रल बंदा, इसकी क्या लॉजिक थी?
हमने जो सियासी बंदा आया है इस्लामाबाद में उसमें इंटरफियर नहीं किया। जरदारी साहब ने पहले दिन से कहा था कि हम जो है ये फैसला लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के बीच में छोड़ देंगे और जो भी नाम वो लाएंगे हमें काबिल कबूल होगा। तो हमने जो कहा था उसी पे हम खड़े रहे बात पे। हफीज़ शेख साहब का नाम आपने दिया, उसके बाद आपने उस पर एतराज़ किया, फिर गौहर एजाज साहब का नाम भी सर्कुलेट कर रहा था, उस नाम को भी फिर उस तरह से कंसिडर नहीं किया गया। आप काबीना में होंगे, आप काबीना में किस तरह से अपना हिस्सा देख रहे हैं? विफाक में और सिंध में किस तरह से फार्मूला सेट किया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि इलेक्शंस ऑन टाइम हो। काबीना में कौन आता है, ना हमने प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर के लिए कोई इंटरफेरेंस की, ना ही हमारा कोई ऐसा शौक है कि हमें बहुत बड़ा चंक मिले। जो भी ये करेंगे फैसला वो हमें कबूल होगा। हमारी जिद सिर्फ और सिर्फ यही है कि बावक्त कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमिंग्स में इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, और इसके लिए आपसे किसी ने कहीं से कोई एश्योरेंस हुई है? आपको किसी ने वादा किया? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी टीम ने जब ये वो जिनका वादा जरूरी समझा जाता है उन्होंने भी किया? उनकी कमिटमेंट बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब की उनके साथ थी 90 दिन की। जी, 90 दिन में इंतखाबात आपको होते नजर आ रहे हैं। आपका सियासी मुस्तकबिल क्या है? डिलिमिटेशन में आप क्या समझते हैं? कराची के मामले को लेकर एमकेएम के हमारे दोस्त भी हमारे साथ हैं। कराची के मामले को लेकर ये एक बार फिर एहतजाज करेंगे और आप पर ये इल्ज़ाम लगेगा कि यहाँ पर इनका जो मैंडेट है या इनकी जो डिलिमिटेशन के साथ छेड़छाड़ हुई है उसमें इनका मैंडेट चुराया गया। 18 में तो खैर उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया था, इस बार आप चुरा लेंगे, ये अंदाज़ा है? ये इल्ज़ाम लगाते हैं आप पे? ये तो एक नया ट्रेंड बन गया है पाकिस्तान के अंदर। अब तो अमेरिका तक ये बीमारी पहुंच गई है कि जिसको भी इलेक्शन जो हारता है वो इलेक्शन हारने के बाद अपने सामने वाले जीतने वाले कैंडिडेट पे इल्ज़ाम लगाता है कि इसने धांधली की। तो मैं समझता हूँ हमें इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए, हमें लोगों का जो वोट है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं एडवाइस करूँगा एमकेएम को कि मेहरबानी करें इलेक्शन में आएँ, इलेक्शन कंटेस्ट करें। मैं समझता हूँ उन्होंने सियासी गलती की जो लोकल बॉडी इलेक्शन में भी खड़े नहीं हुए। अच्छा, इसमें मुझे ये बता दें तालपुर साहब, कराची सारे का सारा आपका ही है इलेक्शन में? इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ 70% कराची पीपल्स पार्टी। खालिद साहब, 70% कराची आपने दे दिया इनको? देखिए, जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं वो आपको पता है, आखिर पीपल्स पार्टी ने हमारी उस बात को माना कि हल्के गलत थे और इलेक्शन होने के बाद 53 हल्कों का इजाफा किया। जो कि 73 हल्कों का हमने पूरी निशानदेही करके दी थी आबादी के लिहाज से जो बनता है। एक शहर जिसका एक हल्का 90,000 पे और एक हल्का 24,000 पे। आप बताएं कि कैसे आप कोई कह सकता है कि ये हल्का बंदियां सही थी? और पीपल्स पार्टी ने उसको इंडोर्स कर दिया। जब उसने 53 यूसीज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो इसका मतलब ये जो हमारी बातचीत ये नहीं बाद में हुई, इलेक्शन के बाद पहले से चल रही थी। हमने 73 यूसी को इनको दिया था, इन्होंने 53 यूसी हमारी। लेकिन ये तो सीसीआई में बैठ के उसको अप्रूव करते रहे, अपना वोट देते रहे। आप तो काबीना का हिस्सा रहे दोनों बार, आपने तो दोनों मरतबा एतराजात भी किए और फिर उसको अप्रूव भी करवाया। आप नहीं समझते आपसे भी गलतियां हुई हैं? वो तो सेंसस को अप्रूव कराया ना हमने। सेंसस में आप वहीं पे एतराज उठा देते, आप बोलते हमारा वोट नहीं है इस पे। क्या वोट था सीसीआई में? हम तो 3 करोड़ कह रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी जद्दोजहद के नतीजे में जो 7 अप्रैल 2023 को 1 करोड़ 35 लाख लोगों का, यानी कि 1 करोड़ 61 लाख से कम करके 1 करोड़ 35 लाख दिखाई, हमने पूरी जद्दोजहद की और 1 करोड़ लोगों का इजाफा, तकरीबन 70 लाख लोगों का हमने इजाफा कराया जद्दोजहद करके। पूरे पाकिस्तान में हमने बातचीत की, तमाम सेंसस डिपार्टमेंट से बात की, वज़ीर से बात की, एहसन इकबाल साहब से बात की और इसके नतीजे में दोबारा। ठीक है, मैं जरा तालपुर साहब से आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ, फिर आप दोनों हजरात से इजाज़त लूंगा। तालपुर साहब, मुझे जरा ये बता दें मुख्तसरन कि कराची में आप इलेक्शन मुर्तज़ा वहाब साहब के कंधे पर जीतेंगे या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो शख्सियत है उसके शहर में कराची के शहरी जो हैं वो मुब्तला हो जाएंगे और वोट देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जाले हैं, एक कारकुन है, एक हार्ड वर्कर हैं। उनकी मेहनत है कराची के शहर में और उनका भी नाम है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वजह से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से है और एक ही नाम चलता आया है, जी भुट्टो का नारा इंशाल्लाह वही चलता रहेगा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया तालपुर साहब, खालिद सुल्तान साहब, आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सिंध की काबीना और सिंध की सियासत, जबकि इस पर अभी भी वही कयास है जैसे कि वफाक में था। एक और इंतहाई आम नज़ीर का मामला वेट करा जवेरिया। बिल्कुल ऐसा ही है उबैद, वो है आम इंतखाबात कब होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से गुरेज किया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में सिंध के जिला शिकारपुर के 3 सूबाई हल्कों में हल्का बंदियों के खिलाफ केस की
समाअत हुई और अदालत ने हल्का बंदियों से मुतालिक मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भिजवा दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है, जिस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, यानी अभी इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। तो ये तमाम सूरत हाल जो कि नजर आ रही है कमर दिलशाद साहब हम ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। कमर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मामला बड़ा दो टोक है, वाजे है कि किस तरह से इलेक्शंस होंगे, लेकिन अभी तक की जो खामोशी, आज सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब नहीं दिया, ये डेट देने में इतनी देर क्यों है, क्या प्रॉब्लम है सर? किस बारे में फरमा रहे हैं आप? ये जो नई हल्का बंदियों का मामला है, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि इंतखाबात कब होंगे, तो इलेक्शन कमीशन हुकाम ने वहाँ पर जो है कंधे खड़े कर दिए और बोला कि भाई हमें नहीं पता, हम इस बारे में जवाब देने से कासिर हैं। नई हल्का बंदियाँ, डीलिमिटेशन, इस मामले के बाद कितना वक्त लगेगा? इलेक्शन कमीशन इस हिजान को ख़त्म क्यों नहीं कर रहा? ये असूल तौर पर आप सबसे पहले बड़ी अहम बात यह है कि क्योंकि 5 अगस्त को जब असम्बली अपनी आखिरी लम्हे से गुजर रही थी, तो उन्होंने अपने मुश्तरका मफादात कौंसिल के जरिए ये गज़ट नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। अगर ये गज़ट नोटिफिकेशन जारी ना होता तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पुरानी हल्का बंदियों पर जो 5 अगस्त 2022 को मुकम्मल की थी, उसके मुताबिक इन्होंने इलेक्शन नवंबर के पहले हफ्ते में करवा देने थे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन भी आईनी तौर पर ये इंतहाई दोराए पे खड़ा हो गया कि उसमें आइन का जो आर्टिकल 51 है उसमें लिखा हुआ है कि जब मर्दम शुमारी का गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो लास्ट रिजल्ट जो होता है उसकी बुनियाद पर हल्का बंदी की जाएगी। और वो भी आइन का हिस्सा है, वो भी आइन आर्टिकल 51, और इसी तरह आइन का आर्टिकल 224 है जिसमें 90 दिन में आप इंतखाबात करवाने हैं। इसी तरह आइन का आर्टिकल 48 है जिसमें 90 दिन इंतखाबात करवाने हैं। तो ये सारे मामला तो आपके सामने हैं, लेकिन चूंकि सर जो फैसला कर दिया, जो आइन का आर्टिकल ये कहते हैं कि नई मर्दमशुमारी के नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद है नई मर्दमशुमारी का, वो ओवररूल कर रहा है ना 224 को भी और 48 को भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अब पाबंद है, लेकिन कितने टाइम में पाबंद है डीलिमिटेशन या नई हल्का बंदियां करने का, ये कहीं नहीं है। हाँ, तो वो बात दुरुस्त है, लेकिन ये बहुत बड़ा जो होता है ना, ये हल्का बंदी कराना बहुत मुश्किल तरीन मरहला होता है। जो 5 अगस्त 2022 को भी किया था, तकरीबन उसमें भी 7-8 महीने के बाद तमाम एतराजात वसूल किए, मुकदमे तमाम भुगताए, सब कुछ किया, इसके बाद फाइनल लिस्ट जारी कर दी। तो अब ये जो मामला होता है, ये तो सबसे बड़ी अहम बात ये है कि वो भी आइन का हिस्सा, आप सही फरमा रहे हैं, आर्टिकल 224 भी आइन का हिस्सा, आर्टिकल 61 भी और भी आइन का हिस्सा, आर्टिकल 48 वो भी हिस्सा, सब आइन के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे कहते हैं 90 दिन में इंतखाब करवाएं। ठीक है, लेकिन आइन का आर्टिकल 51 ये कहता है कि अगर मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो फिर नहीं मर्दमशुमारी। मुझे इसमें सिर्फ ये बता दीजिएगा, वैसे आइडियली डिजिटल मर्दमशुमारी जो हुई है उसके बाद डीलिमिटेशन बड़ा सादा प्रोसेस है कि लैपटॉप पे उन्होंने 2-4 बटन दबाए हो गई, या वही बेसिक मैनुअल तरीका है और उसमें वही वक्त लगेगा जो पहले लगता है, तक कम बेश 4 महीने लग जाएंगे एतराज़ात शामिल करके? हाँ, उसमें जब हमें जो इत्तला मिली है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो कहते हैं जी इन्होंने जो महकमा शुमारियात में जो नई डिजिटल मर्दमशुमारी की वो तमाम सिस्टम ही तब्दील कर दिया, वो सरचार्ज वार्ड तब्दील कर दिए, बिल्स बदल दिए, सारा मामला बदल दिया। तो इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर द इलेक्शन कमीशन। सॉरी कमर दिलशाद साहब, हमारे पास वक्त की कमी है, वरना मैं आपका जवाब पूरा होने देता, आपसे मजीद मालूमात जानने की कोशिश करता है। लेकिन अभी कारोबार का इख्तिताम हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 2 पैसे महंगा हुआ है। इस तरह इंटरबैंक में डॉलर 288.49 से बढ़कर 291.51 पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट की बात करें तो डॉलर 4 रुपये महंगा हुआ और ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये पर बंद हुआ है, यानी डॉलर ने अपनी ट्रिपल सेंचुरी कंप्लीट कर लिया है। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में आज डॉलर की कदर में जो है वो इजाफा देखने में आया है, रुपया जो है वो कुछ गैर मुस्तहकम रहा। इंटरबैंक में डॉलर हुआ है 291 का और ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो ट्रिपल सेंचुरी अपनी कर चुका है। ओपन मार्केट में मजमूई तौर पर 4 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि इंटरबैंक में डॉलर में 3 रुपये 2 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 91 पैसे 291 रुपये और 51 पैसे पर बंद हुआ। ये ख्वाहिश ही रहेगी कि 2 रुपये 51 पैसे का हो, लेकिन बहरहाल और हजारों ख्वाहिशें ओपन मार्केट में 300 रुपये का हो गया। आगे वाली भी तो बहुत बात जरा करते हैं जोरावर ख्वाहिश लग रही है। जी हाँ, अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां जनाब
हो चुकी हैं। ओगरा, वजारत ख़जाना और वजारत पेट्रोलियम की वर्किंग मुकम्मल हो गई है और पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे, डीजल की कीमत में 21 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। सेक्रेटरी ख़जाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद आज इसका ऐलान करेंगे और नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से हो जाएगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो जाएगा, शाम गए तक फैसला हो जाएगा। और कल तक खबर थी कि 15 रुपये पेट्रोल पे बढ़ेंगे, 20 रुपये बढ़ेंगे डीजल पे। अब तकरीबन 10 रुपये बढ़ने जा रहे हैं पेट्रोल पे और यूं जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 282-283 रुपये हो जाएगी। और इसके बाद जो डीज़ल है उसमें 21 रुपये का इजाफा है। तो बहरहाल डीज़ल जो है वो किसी तरह से जनाब 300 क्रॉस कर जाएगा। ये है मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है। निगरान सेटअप का ये पहला दिन है, इसमें मार्केट जो है वो नज़र आ रही है मजमूई तौर पर अपने सेंटिमेंट को शो करती हुई। इस सारी सूरत हाल में बात करेंगे। मुझे प्लीज़ बताइएगा कौन है हमारे साथ लाइन पे? आबिद सुलैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये जो पहला दिन था निगरान सेटअप का डेफिनेटली था बड़ा चैलेंजिंग, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था डेफिनेटली। जी, चूँकि अगर हम देखें तो निगरान हुकूमत के पास उस वक्त 2 मेजर प्रायोरिटी हैं। पहला तो जाहिर है कि शफाफ इलेक्शन जो है वो करवाना, और दूसरा जो एक हाल ही में जो बिल पास किया गया था जिसमें निगरान हुकूमत को ये अख्तियारात दिए गए हैं कि वो मुल्क की मईशत समेत जो दूसरे अहम मामलात हैं उनमें फैसले ले सकती है, पॉलिसी डिसीजन। तो उसकी एक बुनियादी जो वजह है वो IMF का प्रोग्राम है कि IMF का प्रोग्राम मार्च तक जो चलेगा उसको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की जो भी कमिटमेंट्स हैं वो पूरी की जाए, और उनमें पेट्रोलियम की मसनूआत को इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से रखना। और इंटरनेशनली ये कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, बल्कि बाद माहिरीन का ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अभी जो $86-87 पर बैरल की कीमत है ये $100 पर बैरल पे जा सकती है। इसी तरीके लेकिन से सुलैरी साहब इस सारी सूरत हाल में ज़रा इसको सादा अल्फाज में अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे हम नंबर्स में जाते हैं तो हम अपना जो एक आम शहरी है उसको खो देते हैं सारे मामलात में, भूल भुलैया में। हमारे साथ हुआ ये है कि हमारा जो कैप था डॉलर का उसको ख़त्म कर दिया। इंटरबैंक ओपन मार्केट का जो मामला था उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ 2.5% का रहेगा। तो आप जाती हुई परवाज़ देख रहे हैं। फिर इस फ़र्क पे आप डॉलर के साथ जब आलमी मार्केट से तेल ख़रीदते हैं उसकी कीमत बढ़ती है, फिर वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आपके हाथ पाँव बांध के आपके स्विमिंग पूल में फेंका गया है कि बोला है तैरो। ये किया है IMF ने हमारे साथ। नहीं, हाथ पाँव नहीं बांधेंगे। जाहिर है कि जब आपके पास डॉलर है ही नहीं है, हाँ। अगर तो रिजर्व्स हों, आपके पास 100-200 अरब डॉलर जो है वो स्टेट बैंक में होता तो आप अपने रुपए की कदर को जहाँ मर्जी ठहरा सकते थे, क्योंकि जितनी डिमांड है डॉलर की उसके हिसाब से डॉलर अगर मार्केट में मिलते रहे तो रुपए का रेट जो है वो स्टेबल रहेगा। अब जाहिर है कि डॉलर का इनफ्लो है वो नहीं है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, और ये इस प्रोग्राम की एक कंडीशन है कि इन दोनों के रेट को जो है वो स्टेट बैंक वो रुपए की कदर के रेट को मनूवर नहीं करेगा। जब मनूवर करता है तो होता ही है कि फिर हुंडी और हवाला के जरिए सारे डॉलर आना शुरू हो जाते हैं। वो तो ओपन मार्केट का डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर डेफिनेटली लोग ओपन मार्केट को प्रेफर करते हैं। जाहिर है कि वो इस वक्त ओपन मार्केट और इंटरबैंक का रेट जो है वो डिफरेंस उसको मैनेज किया गया है कि सर हमने तो इंटरबैंक को ही ओपन मार्केट के बराबर में ले जाके खड़ा कर दिया है। इट्स ऑलमोस्ट 300 नाउ। तो उसका मतलब यही हुआ ना कि आपका जो भी डिमांड है उसके हिसाब से इस वक्त रेट चल रहा है, बजाय इसके कि मसनूई तौर पे। ठीक है, मसनूई तौर पे नहीं हो रहा। आप समझते हैं, मतलब मईशतदानों की राय ये है कि मजमूई तौर पर ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। मंजिल तक हम किसी न किसी तरह पहुंच ज़रूर जाएंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के इस सफ़र में जो आपका मेरा कबाड़ा हो रहा है वो अपनी जगह मौजूद है। मंजिल को पहुंचाएगा कौन? उबैद, निगरान वज़ीर आज़म। IMF। हाँ, चले नो केयर टेकर और एनीवन, ये IMF है जिसने आपको मंजिल तक पहुंचाना है। ठीक है, लेकिन लीड हमें निगरान वज़ीर आज़म करेंगे अनवारुल काकड़ साहब। जी हाँ, उनकी ज़ेर सदारत मुख्तलिफ इजलास भी हुए हैं जिनमें मुख्तलिफ वजारतों के अहम उमूर पर ब्रीफिंग ली गई है। वज़ीर आज़म को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफ किया गया है, और निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुल्क में सड़कों की तामीर और निगरानी के हवाले से बेहतरीन
बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। बलूचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी काम की भी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि कराची तक चमन शाहरा की असर नौ तामीर पर काम शुरू किया जाए। काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच बरूए कार्ड लाई जाए। तो खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म साहब, और आज जो है उन्होंने उनकी ज़ेर सदारत मुख्तलिफ इजलास हुए हैं, कुछ अहम ब्रीफिंग उनको दी गई है और कुछ अहम हिदायत भी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से सादिर की गई हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद, उनसे हम जान लेते हैं। सिद्दीक साजिद, बताइएगा निगरान वज़ीर आज़म जो कि खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं, कितने इजलासों की आज सदारत की है और क्या हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आज़म की जानिब से? सिद्दीक, आपको आवाज़ आ रही है? सिद्दीक से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की हम बात कर रहे हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, जिनकी ज़ेर सदारत आज मुख्तलिफ इजलास हुए हैं और उनकी जानिब से कुछ अहम हिदायत भी जारी कर दी गई हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो काम होने चाहिए और तेज़ी से काम करने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पे भी उन्होंने ज़ोर दिया है और वो कह रहे हैं कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए किसी भी मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़ासी अहमियत का शामिल है। ये निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से कहा गया है। आज उन्होंने तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी है और कहा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। बलूचिस्तान की बात करें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी काम की ज़रूरत है, उन्होंने कहा है, और कराची तो चमन शाहरा की असर नौ तामीर पर काम शुरू किया जाए। उन्होंने ये हिदायत भी जारी कर दी हैं, आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच बरूए कार्ड लाई जाए, उन्होंने ये कहा है। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, बताएगा निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी, निगरान वज़ीर आज़म ने अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बाद आज से बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ वज़ारतों से उनके जो तरक्याती मनसूबे हैं उनके हवाले से ब्रीफिंग लेना जो है वो शुरू की है। आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से भी एक ब्रीफिंग दी गई और ख़ास तौर पर जो कराची और चमन के दरमियान जो शाहरा है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि फौरी काम शुरू किया जाए और जो जो मसाइल हैं उन्होंने कहा रवायती अंदाज से हटकर थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जो है वो हल निकाला जाए, क्योंकि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तो इस तरह वो बलूचिस्तान के जो तरक्याती मनसूबे जो नामुकम्मल हैं या जारी हैं उनकी वो फौरी तौर पर तकमील जो है वो चाहते हैं। उसके बाद से थोड़ी देर बाद मुआशी टीम भी उनको मिलेगी और सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर, चेयरमैन FPR की उनके साथ मीटिंग है, क्योंकि आज उनको एक बड़ा फैसला करना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से। जो समरी उनके पास गई है वो तकरीबन कोई 10 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफे से मुतल्लक है और 15 से 20 रुपए डीजल की कीमत में इजाफे के हवाले से आलमी मार्केट को सामने रखते हुए उसके ऊपर वो ब्रीफिंग लेंगे और फिर अपना माइंड बनाएंगे। कहा तो यही जा रहा है कि शायद कीमतें बरकरार रखें, लेकिन आपको पता है कि हमारी IMF के साथ कमिटमेंट भी हैं, फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी है, उसको भी सामने रखना है। तो वो सारी चीजें देखकर जो है फैसला जो है वो करना है। तो कल भी उनकी ज़ेर सदारत मुख्तलिफ इजलास होंगे और फिर जो मुख्तलिफ जो उनके अंडर काम करने वाले अफसरान हैं उनकी वो तब्दीली चाहते हैं, ताकि जो अपनी जो टीम होती है हर बंदे की वो अपनी मर्जी की टीम लेकर आना चाह रहा है। तो उन अफसरान की भी फहरिस्त उन्होंने वज़ीर आज़म ऑफिस में जो तैनात है वो उन्होंने मांगी है, तो वो आज उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं कि ठीक है। सिद्दीक साजिद, आप हमें निगरान वज़ीर आज़म की मसरूफियात के हवाले से बता रहे थे, तो ख़ासे मसरूफ़ दिन गुज़रे निगरान वज़ीर आज़म आज भी उन्होंने मुख्तलिफ इजलासों की सदारत की है। मौशी टीम से भी अब से कुछ देर बाद वो मिलेंगे और उसके बाद कुछ अहम फैसले हैं जो उन्होंने करने हैं। देखना यह है कि जो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस में और डीजल की प्राइस में, तो ये इम्कानात किस हद तक आज ही तो उन्होंने ऑफिस संभाला है, तो वो इंट्रोडक्टरी मीटिंग्स हैं, फिर वो जहाँ जहाँ उनके जज्बात हैं या पर्सनल इंटरेस्ट है उससे मुतालिक भी वो फिर अहकाम देते नजर आ रहे हैं। एक्टिव नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच अपनानी है और जो जितना वक्त उन्हें मिलेगा उसमें बहुत से काम उन्होंने यकीनी तौर पर उनके पास बहुत वक्त है और वो इस बहुत से वक्त में बहुत सारे लोगों के मुताबिक होगा। यही वजह है कि चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान भी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दे रहे हैं और कहते हैं कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और पाकिस्तान से चीन की दोस्ती को कोई सबूताज नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात तब्दील हो सकते हैं लेकिन पाक चीन दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। जी हाँ, ये उनकी जानिब से कहा गया है कि पाक चीन दोस्ती हमेशा कायम रहेगी और साथ ही साथ उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी मुबारकबाद पेश की है। जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं वो जिस तरह से हम सबको पता है कि हिमालय से बुलंद और शहद से मीठी, समंदर से गहरी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो मामलात हैं ये यकीनन इसमें मज़ीद बेहतरी भी आएगी। लेकिन आज नाज़रीन दुनिया भर में कश्मीरी जो रिटायर्ड वकार हसन साहब ने, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का,
ब्रिगेडियर साहब, आज भारत जो है वो यौम आज़ादी मना रहा है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें और मोदी सरकार की बात करें तो सर कश्मीर से पंजाब, पंजाब से मणिपुर, यानी मुसलमान, सिख और अब ईसाई भी इनकी नस्ल कुशी के दर पे है मोदी सरकार। क्या कहेंगे सर आप, कहाँ तक ये बर्बरियत जाती नजर आ रही है? दिस इज रिजल्ट ऑफ इंडियन जो आरएसएस का एजेंडा है, और आई थिंक अभी तो डिक्लेयर्ड है कि 2024 में दे आर गोइंग टू बेसिकली डिक्लेयर इंडिया एज इंस्पायर पब्लिक, और उसमें उसका सेकुलर जो तशक्कुस थोड़ा बहुत रहेगा तो उसको खत्म किया जाएगा। अगर इंडिया का नक्शा देखें तो इसके जो 3 कॉर्नर्स बनते हैं, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ ऑक्युपाइड इलाका है, नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, और साउथ, यहाँ पे इंश्योरेंस ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे जो दूसरी कम्युनिटीज है उनकी मेजोरिटी है। नॉर्थ वेस्ट में आप आ जाए, इंडियन पंजाब है, उसके बाद ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हैं, यहाँ मणिपुर में अभी क्रिश्चियन के साथ देयर आर 4 क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट्स इन 7 सिस्टर्स, और इसी तरीके से साउथ में केरला वगैरह तमिलनाडु का इलाका है। तो यहाँ पे आई थिंक हिंदुत्व का एजेंडा एक तो अवाम जो रेजिस्ट कर रही है, और दूसरा जो है इशू है रिगार्डिंग देयर स्टेटस विद इन इंडियन यूनियन जो है। तो अगर डेली आपकी लिंचिंग की जाए, आपके कल्चर को, जैसे चर्चेस को मिसमार कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, मस्जिदों को, अभी आई थिंक पिछले 2 हफ्ते में 2-3 इमाम जो है, इमाम मस्जिद है अराउंड दिल्ली, जो एनसीआर का इलाका का वहाँ पे मर्डर किए गए। इसके अलावा जो इनकी मेवात हमारा सिटी है दिल्ली के साथ, विच इज अ मुस्लिम मेजोरिटी, हरियाणा में 84% मुस्लिम है, वहाँ आग लगाई। तो कहने को तो ये बेसिकली आप चले कम्युनलिज्म है, इसका फायदा बीजेपी को ये होता है कि मुमकिन नजर नहीं आ रहा, और आलमी बरादरी की खामोशी जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आ रहा, कंट्रोल तो खैर क्या ही होगा इस पे 12। लेकिन हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने भी इस मौके पर एक वीडियो पैगाम जारी किया है। अब वो ये कहती हैं कि कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत की यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। भारत जो अमन, उसूल और डिप्लोमेसी का प्रचार करता है, फिर कैसे किसी की आज़ादी को सल्ब कर लिया गया? जो मजालिम कश्मीरियों पर ढाए गए वो पूरी दुनिया में कभी किसी पर नहीं हुए हैं, जहाँ पे आए दिन होने वाले दिलखराश वाक़यात जिनमें कमी वाक़ नहीं हो रही। अब एक ऐसा वाक़या अफसोसनाक पेश आया है जहाँ पे मैन होल मौत के कुएँ बन चुके हैं। मलीर गोट की बात करते हैं, जश्न आज़ादी की खुशियाँ गम में तब्दील हो गई, परचम थामे, बैजेस लगाए, 2.5 साला बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया। इकलौता बेटा था जिसके खो जाने पर अहले खाना पर कयामत टूट पड़ी। जश्न था, माँ ने नए कपड़े पहनाए, 2.5 साला नुमान गली में खेलने निकला मगर वापस न आया। मुस्कुराहट खो गई, उम्मीद के चिराग बुझ गए, मौत का एक कुआं खुशियाँ निकल गया। गम से निढाल बच्चे के बाप का कहना है, हम तो आज़ादी का जश्न मनाने अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए थे, हमें क्या पता था ये जश्न की रोशनी हमारे घर में कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा दे जाएगी। दावत हुई थी, असां आया नंढड़ा ॿार घुमंदे फिरंदे गटर जो नाल को खुलियल हुयो, नंढड़ो 2.5 सालनि जो आहे, हिन जे अंदर वियो, असांखे ख़बर ई कोन पई, बाद में तकरीबन अधु घंटे बाद ख़बर पई आहे फुफाट मुझे कटी वरतो आहे। रहमत का कहना है, रिश्तेदारों के घर के सामने 15 दिन से मैन होल खुला हुआ है, 12 शिकायत की लेकिन कोई फर्क न पड़ा। बच्चे के वालिद का कहना है कि डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी तो कराई है, लेकिन अब इससे मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा। यकीनी तौर पर इस अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक जो तफसील है वो दिल दहला देने वाली है। मोहम्मद सलमान हमारे नुमाइंदा में कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं गफलत किसकी है और कराची में कितने ऐसे गटर हैं जिस पर ढक्कन नहीं है, जो मौत बांटने के लिए खुले हुए हैं। सलमान, ज़रा बताइए, ये जो गटर लगाने की जिम्मेदारी है ये किस इदारे की है, किस साहब के अंडर ये महकमा आता है, और कोई डाटा है आपके पास ऐसा कि जो बता सके कि कितने गटर हैं जो ढक्कन ढूंढ रहे हैं, या क्या क्या मामलात हैं ये? जी बिल्कुल, ये बताना तो ज़रा सा मुश्किल होगा कि कराची में गटर कितने और कितने ढक्कन नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि कहाँ तक नाअहली है। 15 साल से इक़्तिदार में बैठी हुई जो हुक्मरान जमात थी पीपल्स पार्टी, वो शहर को जो है वो गटर के ढकने भी नहीं दे सकी, और शहर तो दूर। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वो है सिंध असम्बली के सामने वाली सड़क पर, और जहां यहां से मुंतखब होने वाले हुक्मरान तबका हो या अपोजिशन हो, वो यहां पर बैठती है, रोज़ाना का आना जाना होता है, सेशंस होते हैं। अब यहां का हाल देखें कि ये सिंध असम्बली है, मेरे कैमरामैन शमशा दिखाएंगे कि ये सिंध असम्बली है जहां पर इस सूबे के फैसले होते हैं। और ये देखें कि सिंध असम्बली के सामने जो मेन सड़क है, जो कि इंतहाई, इस पे देखा जा सकता है कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त
बहुत ज़्यादा है। इसकी मेन सड़क पर, यहाँ पर मेन सड़क पर ये गटर खुला हुआ है, और अगर हम साइड की बात करें तो ये भी गटर है। अब ये अलग बात है कि ये जो गटर है ये अगर हम देखें तो ये अब कचरे से भर चुका है। फिर कहते हैं कि हम पर जो है वो तनकीद की जाती है, हम तनकीद करते हैं इस्लाह के लिए। अब शहर में इस वक्त जो है वो तकरीबन 65 से ज़ायद बच्चे और लोग जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं रवा साल गटर और नालों में गिर के। इन जो गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले लोगों की तादाद है उनमें ज़्यादातर बच्चे हैं, और ये जिम्मेदारी बनती है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कि वो गटर पर ढकने रखे। इसमें वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के पीछे एक नहीं बल्कि शहर पे आसेब के साए हैं। बहरहाल सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आप कराची से हमें दिखा रहे थे। सिंध असेंबली के बाहर के मनाजिर भी आपने देखे, गटर का ढक्कन इस मेन आम मरकजी शाहरा पे भी नहीं है। कराची का मुकदमा है और हमें कराची से ज्वाइन करें अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान साहब। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या मलीर में 2.5 साला नुमान का कसूर ये था कि वो कराची में पैदा हुआ और कराची के हर बच्चे का यही कसूर है कि वो कराची में पैदा हो रहा है और गटर उसके लिए खुले हुए हैं? बहुत ही अफसोसनाक वाक़या भी है और बहुत अफसोसनाक सूरत हाल भी है। आपको याद होगा 6 मई का एक वाक़या जिसमें गुलशन इकबाल में तेराडी के इलाके में भी एक बच्चा 6-7 साल का, वो भी इसी तरह से एक खुले हुए मैन होल में गिर गया था और आज तक उसकी लाश नहीं मिली है। उसके वालिदैन के लिए और उसके घर वालों के लिए जो तकलीफ़, उसका दर्द है, वो वही महसूस कर सकता है जो उससे गुजर रहा है। कुछ अर्सा पहले एक ऐसी वीडियो चली जिसमें एक बच्चे की लाश एक खुले हुए नाले जिसके ऊपर गंदगी का ढेर था और उस पर तैर रही थी और लोग उसको डंडों से निकाल रहे थे। और ये रूह फरसा वाक़या अब सामने आया है मेमन गोट का, जिसमें 2.5-3 साल का बच्चा पाकिस्तान के, समझ लें कि 14 अगस्त के हवाले से वो कपड़े भी वही पहना हुआ था और वो उसमें डूब गया। कराची के लोगों के लिए इससे बढ़कर क्या चीज़ होगी कि ऐसा माफिया हम पर मुसल्लत है जो 15 साल से मुसलसल इक़्तिदार में है और शहर को गटर के ढक्कन तक नहीं दे सके, उनकी हिफाजत तक नहीं कर सके। और ये जो मेमन गोट है ये हमारे डिप्टी मेयर साहब के इलाके में है। मैं सिर्फ एक इलाके की बात नहीं कर रहा, मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इस वक्त शहर में कम से कम 25-30 हज़ार मैन होल ऐसे हैं जिस पे ढक्कन मौजूद नहीं है। और उसकी हमने एक्सरसाइज की अपनी यूनियन कमेटी में, लोगों से कहा, अपने अमले से और कारकुनों से जो हमारे काउंसलर्स हैं उनसे, कि आप जाकर देखें। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी यूसी में 130 के करीब गटर ऐसे हैं जिनमें ढक्कन मौजूद नहीं है। हमने कहा हंगामी बुनियादों पे उसको किसी तरह से कवर करो, लेकिन उसके साथ जब हमने वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन अब जो हो गई है, जो बोर्ड है, उसको लिख के भेजा हुआ है, 10 दिन हो गए वो जवाब नहीं दे रहे। ये मेरी यूनियन काउंसिल में ये हाल कर रहे हैं, तो आप सोचें कि ये वाटर बोर्ड है, ये पूरे शहर के साथ क्या सलूक कर रहा होगा। ये तो वाकया डिप्टी मेयर के हल्के का है ना, तो इसका मतलब यह है कि अक्रॉस द बोर्ड ये डूबने वाला बच्चा भी, ये तो मकामी बच्चा था ना, सिंधी बच्चा था, बलोच बच्चा था, यहाँ महाजिर बच्चा था। हाफिज साहब, इसमें बहस जो ये रही ही नहीं कि वो तो ये नहीं देखता कि महाजिर डूब रहा है कि सिंधी डूब रहा है। बिल्कुल वो गटर तो बिला तफरीक बच्चों को निकल रहा है ना, बिला तफरीक बच्चों को निकल रहा है। मुझे हैरत इस बात की है कि बल्दियात में आप मौजूद हैं, आपको एक बड़ा वोट मिला, वो अलग बात है कि मेयरशिप आप क्लेम कर रहे थे, वो नहीं हुआ। अब इस मसले का हल क्या है? ये इस पे हमारे यहाँ बाकी मसाइल की तरह सियासत होनी चाहिए जो कि नहीं होनी चाहिए, या इस मसले को आप समझते हैं कि इस पे एक वर्किंग रिलेशन बनाते हुए पीपल्स पार्टी के मेयर को एंगेज करते हुए एक मुश्तरका लाहे अमल बनाएं, कराची के बच्चों को तो बचाएं? नहीं, मुश्तरका क्या मतलब है? ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं, उनका हाथ हमने रोका है कि आप गटर के ढक्कन ना लगाएं। इसमें मुश्तरका का क्या मतलब है? और ये जो बात करके चीज़ों को डिफ्यूज करने वाली बात होती है ना, जो हमारे कब्जा मेयर साहब कहते हैं कि हमसे बात नहीं कर रहे तो हम काम नहीं कर सकते। अरे भाई, आपका हाथ रोका है कि हमने काम करने से? हमने कहा था कि नई कराची और सरजानी का पानी बंद कर दो और अजाब में मुब्तला कर दो लोगों को, और फिर जब एहतजाज हुआ तो आपने खोला। हम कह रहे हैं कि आप अपने हिस्से का काम नहीं करें, काम करो नहीं, करप्शन करो, लूटमार करो। इससे पहले भी तो ये एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो ये कोई सियासत का मसला थोड़ी है, ये तो आपकी परफॉर्मेंस का मसला है, ये तो करप्शन का और नाहली का मसला है। नीचे से लेकर बिलावल हाउस तक जब वाटर बोर्ड का भत्ता जाएगा, सीवरेज का भत्ता जाएगा, पानी का भत्ता जाएगा, तो फिर बताएं कि कराची के लोगों को क्या मिलेगा? ये बंद करने आए थे ना, आबादी का पानी बंद किया, क्या इन्होंने जाली हाइड्रेंट बंद किए? बताएं मुझे। नहीं, ये तो सब मिले हुए हैं, ये तो इस करप्शन के धंधे के अंदर पूरी तरह से उतरे हुए हैं। तो इसलिए अगर इसके ऊपर आवाज उठती है और इसको कोई सियासत कहता है, तो
तो कराची के हक की आवाज हम उठाएंगे, अगर नहीं उठाएंगे तो ये हमें तबाह कर देंगे, हमारे बच्चों को इसी तरह डुबोते रहेंगे ये जालिम। अच्छा, तो इनके खिलाफ तो हाफिज साहब एक बड़ा मसला ये है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बार बार ये मौक़िफ़ रहा है जो कि बहुत आप कह लीजिए सराहियत रखता है, अगर आप कराची में चाय के होटलों पे लोगों के साथ बैठें, खाने की मेज़ पर लोगों के साथ बैठें, कि कराची के जो मकामी लोग हैं उन्हें इस शहर को चलाने दिया जाए। ये एक बड़ा बुनियादी सा मुतालबा है जो कि यकीनी तौर पर आप भी ये समझते हैं कि मकामी जो लोग हैं वही इस शहर को चलाएं। आप नहीं समझते कि इसमें जो बेजा मुदाखलत है उसकी वजह से भी शहर का ये हाल है जिसको हम रोते रहते हैं आए दिन? देखें, बात यही तो बात हम करते हैं, इसीलिए तो हमने 29 दिन का धरना दिया था, फिर इनके साथ एक मुआहदा किया था। इख्तियारात की मुंतकिली की बात है। देखें, बल्कि आपने कहा ना कि आपके टाउन्स आ गए हैं, आपकी यूसीज आ गई हैं, हमारे टाउन्स आ गए हैं, लेकिन आज तक उनको इसका इख्तियार नहीं है कि वो गटर के ढक्कन का फैसला भी खुद कर सकें। तो ये तो इनका जमहूरियत है, उसके लिए भी लड़ रहे हैं, जब फिर उसके बावजूद भी मैदान में मौजूद होते हैं, कोशिश करते हैं, अफसरों से रब्ता करते हैं। अफसर तो बने हुए हैं बादशाह सलामत, इसलिए कि ये सिंध हुकूमत ने उनको अपनी जो है वो जाती पसंद नापसंद और जायलापन पे तो अपॉइंट किया हुआ है अक्सरियत को। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पाते। तो अक्सरियत जो है वो, और फिर उसके बाद सूरत हाल ये है कि जो कराची के अफसरान हैं उनको किसी शोबे का हेड नहीं बनाया जाता। इन्होंने फैसला किया हुआ है कि जो यूनिफाइड ग्रेड से आएगा सिंध काउंसिल के, सिर्फ उसी को जो है वो आप हेड बनाएंगे। अचानक से पता चलता है टाउन के चेयरमैन को कि शिकारपुर से एक साहब आए हुए हैं अपनी वीगो में और अपने गार्ड्स के साथ, और कहते हैं मुझे यहाँ पर जो है ना वो आप वो दें, अप्रूवल दें, ज्वाइनिंग दें, और मैं यहाँ पर जो है वो फला अफसर लग गया हूँ। कैसे दे दें भाई आपको ज्वाइनिंग? पहले से हमारे पास जो अफसरान मौजूद हैं उनका क्या करें? तो इसका मतलब ये कि जो उनका वडेरा माइंडसेट है ना, ये कराची को बर्बाद कर रहा है और कराची में रहने वाले हर फर्द को बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा ना कि गटर का खुला हुआ ढक्कन तो जुबान नहीं पूछता, मसलक नहीं पूछता, मजहब नहीं पूछता, सबके साथ ये सलूक करना है। अब से कुछ देर पहले तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ भी करना होगा, इनसे अपना हक भी लेना होगा। तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे सारे मामले पर कि हम अगले 70% नहीं 70% कराची का। हाफिज साहब मेरी बात नहीं सुन रहे। 70 खबरें सुपर 20 में। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से साबिक़ वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मुलाकात, बलूचिस्तान के सियासी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन की तैयारियां, मरियम नवाज मुतहरिक हो गईं, यूथ विंग के ओहदेदारों का तंजीमी इजलास, खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला के लिए यूथ कोऑर्डिनेटर्स के ओहदों के लिए इंटरव्यू किए गए। चेयरमैन पीटीआई की 3 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और थाना भाराकाऊ में 1 मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल शहरयार आफरीदी को पेश करने का हुक्म, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद एसएसपी ऑपरेशंस को इख्तियारात से तजावुज पर शोकोस नोटिस जारी। परवेज इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर, लाहौर की एहतसाब अदालत ने पीटीआई रहनुमा को नैब के हवाले कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत की मजम्मत, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। वजारत खजाना ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी, थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ पेमेंट देगी। मर्दान में जायदाद का तनाज़ा 4 जाने ले गया, रशीदाबाद में फायरिंग से मां और 3 बेटे जाँ बहक, लाशें मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। लाहौर में ख्वाजा सरा का मुबैना तशद्दुद, रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक, रिक्शे में सवार मुसाफिरों से पैसे मांगने पर झगड़ा हुआ, पुलिस ने ख्वाजा सरा को गिरफ्तार कर लिया। कराची में डाकुओं ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी, लियाकताबाद पुल के करीब दिन दिहाड़े डकैती की वारदात, डाकू नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार। रावलपिंडी बेनजीर भुट्टो अस्पताल में खातून से मुबैना ज्यादती का मामला, मुलजिम की मुआवनत करने वाले एक्स-रे टेक्नीशियन को मुअत्तल कर दिया गया। आईजी पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास, मुलाजिमीन की बेवाओं को 32,000 रुपए वजीफा देने का फैसला, शहदा के बच्चों को गैर मुल्की स्कॉलरशिप दी जाएगी।
गुलकार असद अब्बास तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। असद अब्बास गुर्दों के आरज़े में मुब्तला थे। पाकिस्तानी हुकूमत ने फ़नी खिदमात पर इन्हें तमगा इम्तियाज से नवाजा था। भारतीय यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल। श्रीनगर, हंडवारा और पूंछ समेत कई अजला में घरों पर स्याह परचम लहरा दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप पर जॉर्जिया के इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये चौथा मुजरिमाना मुकदमा है। मैं गद्दार नहीं, भारतीय मीडिया किरदार कुशी कर रहा है। मेरे बारे में मुस्बत सोच और पैगाम फैलाएं। पाकिस्तान आकर पसंद की शादी करने वाली अंजू ने वीडियो बयान जारी कर दिया। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। दिन भर की बीसाम अभी हम ये तय नहीं कर पाए थे कि किसने बात करनी है कि इतनी देर में हम वापस आ गए। तो जवेरी आप शुरू करें। ठीक है, सवाल है जिसका जवाब अब उबैद आपने मुझे बताना है कि इलेक्शन कब होंगे। फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन ने तो अच्छा हल्का बंदियों के हवाले से अहम इजलास कल तलब कर लिया है। चीफ कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका हुकाम को ब्रीफिंग दी है और हिकमत अमली के लिए भी तलब कर लिया है। इजलास हल्का बंदियाँ शुरू करने का अहम फैसला इस इजलास में किया जाएगा। ज़रा ये बता रहे हैं कि नई हल्का बंदियों का जल्द आगाज़ किए जाने का इम्कान है और हल्का बंदियों के मुतवक्के इंतखाबात का अमल 90 रोज़ से आगे बढ़ जाएगा। डिजिटल हल्का बंदियों को कम अज़ कम 3 माह से ज़ायद का वक्त दरकार होगा। कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें कम या ज़्यादा होने से नई बहस का आगाज़ होगा। बढ़ने वाली सीटों को आइन में कैसे दर्ज करने का किया जाएगा, ये भी अहम सवाल होगा। तो ये कुछ अहम सवाल हैं। ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, अहम सवाल हैं जो कि जवाब तलब हैं, कहाँ से मिलेंगे जवाब, किस तरह से होंगी हल्का बंदियाँ और फिर इंतखाबात कब होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, कल इस हवाले से अहम फैसला होगा कि हल्का बंदियाँ जो है उनका आगाज कब किया जाएगा। इजलास की इलेक्शन कमीशन की गिरफ्तारत कल दिन 11 बजे तलब किया गया है और इलेक्शन 2023 में ही होंगे या 2024 में, ये फैसला कल के फैसले से मुंसलिक है क्योंकि तमाम आला हुकाम को और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ब्रीफिंग और हिकमत अमली के लिए कल तलब किया गया है। और हमें हमारे ज़राए ने ये बताया है कि कल के इजलास में हल्का बंदियों का आगाज करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। तो कल का इजलास खासी अहमियत का हामिल है क्योंकि हल्का बंदियों का आगाज़ कब होगा कल के इजलास में पता चल जाएगा। गुलाम मुर्तज़ा अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो एक कल्चर है अदम बर्दाश्त का कल्चर, बहुत ज़्यादा वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यकीनन सराहियत करता हुआ नज़र आ रहा है। हर कोई इसको कंडेम तो कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट जिन्होंने कहा है कि लंदन में PTI कारकुनों ने मेरे बेटे के सामने मुझ पर हमला किया है। हिना परवेज़ भट्ट ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में कहा है कि PTI कारकुनों ने मुझ पर बोतलें फेंकी और कुछ गलत अल्फाज भी इस्तेमाल किए। पाकिस्तानी सियासत गिरोह के नफरत अंगेज हमले का पहला वाक़या नहीं है। ये वो चीज़ है जो हमने इस कैमरे में करनी थी, लेकिन बहरहाल मुल्की सियासत में 2013 के इंतखाबात के बाद इस किस्म के तर्ज अमल को आम किया गया है। और इस वक्त अपोजिशन, बल्कि उस वक्त अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है उसने लोगों के नाम लेकर उन्हें धमकी देने का कल्चर आम किया और यूं ये तब्दीली लोगों में सराहियत कर गई। हर किसी को ये छूट हासिल रही कि वो पब्लिक फिगर्स को जहाँ चाहें जब चाहें गाली दे सकते हैं, इनके घरों का घेराव कर सकते हैं और ये रवैया हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता चला गया। मुखालिफिन को चोर कहना और ख़ुद को सादिक और अमीन कहकर मुआशरे में ये लकीर खींची गई कि सिर्फ एक शख्स और उसके हामियों के अलावा बाकी तमाम लोग, नज़रिए और सोच की मौजूदगी की कोई गुंजाइश नहीं। यही वजह रही कि इस सोच के हामिल लोगों ने 2022 में अदम एतमाद के मौके पर सिंध हाउस पर हमला किया और वहाँ मौजूद अरकान असम्बली को डराया धमकाया। फिर यही सोच शहबाज काबीना की मदीना मुनव्वरा में मौजूदगी पर अहाता मस्जिद में नफरत अंगेज नारे लगाती नजर आई। मुखालिफिन के घरों का घेराव करना, उन्हें संगीन नताइज की धमकियाँ देना मुल्क की सियासत में इतना आम होता चला गया कि लंदन में कई नौजवान सड़कों पर सिर्फ इसीलिए घूमते हैं कि उन्होंने अपने पसंदीदा के मुखालिफ का सड़कों तक ताक़ुब करना है और मौका मिलते ही उनके खिलाफ नफरत का प्रचार करना है। लंदन में मरियम औरंगज़ेब की मौजूदगी पर भी इसी किस्म के एक जत्थे ने उन पर हमला किया, जुमले कसे, उन्हें हरासगी का सामना करना पड़ा। जबकि यही सोच लंदन की सड़कों पर शरीफ फैमिली और ख़ास तौर पर
साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का घेराव करती है और यूं उन्हें उनके बुनियादी हक से भी महरूम रखा जाता है। इस नफरत अंगेज सोच और इसके इजहार से कोई जगह महफूज नहीं। पार्टी छोड़कर जाने वालों को खाने की मेज़ पर जाकर तंग करना, मुखालिफिन के घरों का घेराव करना, सहाफ़ियों की किरदार कुशी करना, सब इसी सोच का नतीजा है जिसे आम किया गया और इस मरज़ की अब तक कोई दवा नहीं है। मारिया मेमन साहिबा हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रही हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मारिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक तौर पर बहुत सारे रेफरेंसेस मैंने दिए हैं और इसके अलावा बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे हैं जिन्हें मैंने छोड़ा भी है। ये पाकिस्तानी सियासत में, या बल्कि सियासत नहीं, हमारी सोसाइटी में इट्स अ न्यू लॉ जिसे हमने बड़ा एक्सेप्टेबल बना दिया है और हम चाहते हैं कि सब इसे एक्सेप्ट करें, गो के होना नहीं चाहिए। मेरा इस बात पे थोड़ा सा आपसे डिसएग्रीमेंट है। आई थिंक कि इसको हम में से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं समझता और इसीलिए हम ये गुफ्तगू आज कर रहे हैं। हम इस बात को कंडेम कर रहे हैं। जब भी ऐसा वाकया होता है, जस्टिफाई करने वाले लोग भी हैं, लेकिन एक बड़ी ही बुलंद और तवाना आवाज ऐसे वाकयात की मजम्मत करते हैं। इसका मतलब है कि शऊरी तौर पे हमारे माशरे में अभी भी कहीं कोई कॉन्शियस मौजूद है जो समझता है कि इस तरह का रवैया काबिल कबूल नहीं। हिना भट्ट साहिबा के साथ जो हुआ, बड़ी ही ये मुजम्मत करने वाली बात है। उनके बेटे वहां पे साथ मौजूद थे। हिना एक पॉलिटिकल फिगर है, एक पब्लिक फिगर है। उनकी ट्वीट्स प्रोवोकेटिव भी होती हैं और वो सियासी तौर पे चैलेंज भी करते हैं। You can agree or disagree, मगर ये नहीं कर सकते आप। जी जी बिल्कुल। तो लेकिन उसका जवाब उसी जबान में, उसी डोमेन में देना चाहिए। एक प्राइवेट जगह पे जहां वो अपने बेटे के साथ मौजूद थी, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और मैं ये भी कहूंगी कि आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि जो बेटे ने जिस तरीके से ग्रेसफुली वहां पर, बल्कि वो जवाब देना चाहती थी, बेटे ने रोका, बड़ा ही मुनासिब तरीके से वो लोग वहां से निकल गए, ये अच्छी बात भी है। एक और जो बात की जाती है कि भाई देखिए, तहरीक इंसाफ की भी तो बहुत सारी खवातीन, उनको उठा लिया गया, वो जेलों में हैं, उनके साथ बदतमीजियां होती हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। आई थिंक टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। ये बिल्कुल फॉल्स इक्विवेलेंसेस हैं। अगर खवातीन जिनका ताल्लुक किसी दूसरी सियासी जमात से है, उनके साथ गलत हो रहा है, उसको भी कंडेम करना चाहिए। और अगर इस तरह का रवैया है, उसको भी कंडेम करें। देखिए, खवातीन सॉफ्ट टारगेट होती है, ये आपको बता दूं। बड़ा आसान है उनको सिंगल आउट करना सड़क के ऊपर और वहां पे उनको इस तरह के नारों का शिकार करना। और ये मिसप्लेस्ड एंगर है। क्या हिना का ताल्लुक एक ऐसी जमात से है जो आपकी सियासी मुखालिफ जरूर है, लेकिन क्या जो आपकी खवातीन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ, लेकिन इसमें मारिया जो आप बात करिए ना कि खवातीन सॉफ्ट टारगेट है, इसमें अलमिया ये है कि खवातीन भी इस रवैये का हिस्सा है। नारे लगाने वालों में भी अक्सर खवातीन आ जाती हैं। बिल्कुल। और ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट में खवातीन भी होती हैं। लेकिन अगेन मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसको कंडेम कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, यकीनी तौर पर ये इस सोच की अक्कासी है जी कि ये जस्टिफाइबल नहीं है। आई विश कि हम इस पे ज्यादा बात करते। मारिया, टाइम की कमी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ये था हिना परवेज भट्ट साहिबा के साथ पेश आया वाकया, जो कि यकीनी तौर पर काबिल मजम्मत है। हिना के साथ पेश आया या किसी भी और के साथ, बिल्कुल ऐसी। और तमाम ही तबके इसकी मजम्मत करें, हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। न्यूज़ रूम से अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।